अध्याय 2421 योजना सम्मिलन मंत्रमुग्धता 4। बहुत बढ़िया। वान टेंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, जब तक इस मामले को अच्छी तरह से निपटाया जाता है मैं तुम्हें और भी अधिक पुरस्कार प्रदान करूंगा। हाँ महाराज, निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, पेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बिना किसी देरी के उसने तुरंत ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के योद्धा से संपर्क किया जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। उसने बिना किसी छुपे छुपे वान टेंग के सामने ही यह काम किया। वहां मौजूद बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप हो गए, उनकी निगाहें पेन पर टिकी रहीं। कुछ लोगों के मन में तो दुर्भावनापूर्ण विचार भी थे जो पेन की असफलता की उम्मीद कर रहे थे। जल्द ही पेन ने संचार स्थापित किया और एक सुअर मानव जाति का मार्शल योद्धा स्क्रीन पर दिखाई दिया। स्क्रीन का मुख वान टेंग और अन्य लोगों से दूर था, इसलिए सुअर मानव जाति का मार्शल योद्धा उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। पेन, हमारी पिछली बार बात हुए काफी समय हो गया है, इस बार तुम मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हो? सुअर मानव जाति के योद्धा ने कहा। चैद, क्या तुम कभी मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगे? मैंने हाल ही में एक अमीर व्यापारी को लूटा है और अच्छी शराब का एक बड़ा भंडार हासिल किया है। हा हा हा। पेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। बढ़िया शराब? सुअर मानव जाति के योद्धा की आंखें चमक उठीं और बोले, जरूर, अब तुम कहाँ हो? मुझे नक्शा देखने दो, पेन ने कहा। वान टेंग ने तुरंत राउंड बॉल से पास के निर्जन ग्रह का पता लगाने को कहा और उसके निर्देशांक पेन की स्मार्ट कलाई घड़ी को भेजे। ये सब कुछ सेकंड के भीतर हुआ, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैंने तुम्हें तारों के निर्देशांक भेजे हैं, क्यों न हम यहाँ किसी निर्जन ग्रह पर मिलें? पेन ने राउंड बॉल द्वारा दिए गए निर्देशांक आगे बढ़ाए और प्रस्ताव रखा। कोई समस्या नहीं। दूसरी तरफ से सुअर मानव जाति के योद्धा ने निर्देशांक की जांच की और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है कि आपने 5 ब्यूरियल स्टॉर्स सेक्टर को नहीं छोड़ा है। मैं वहां से ज्यादा दूर नहीं हूं, मैं 3 घंटे के भीतर पहुंच जाऊंगा। मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत समाप्त कर दी। प्रक्रिया उल्लेखनीय रूप से सुचारू रही। हो गया, पेन मुस्कुराया। सर, वान टेंग ने हाथ हिलाकर उसे टोका। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं 3 घंटे तक प्रतीक्षा कर सकता हूं। किसी निर्जन ग्रह पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। ओह हाँ, ये व्यक्ति एक स्वर्ग स्तर मार्शल योद्धा है ना? हाँ, वह एक 9वें स्तर का स्वर्गीय मार्शल योद्धा है और उसने संभवतः ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के भीतर कई तकनीकों और शास्त्रों को हासिल किया है जिससे वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, पेन ने टिप्पणी की। वान टेंग ने केवल सिर हिलाया, उनका भाव शांत था। पेन ने इस बारे में और कुछ नहीं बताया। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उससे पहले का ये युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को भी मार सकता था। 9वें स्तर के स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा से निपटना चिंता की बात नहीं थी। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ। ट्रेसी, पीछे रहो। वान टेंग ने हाथ हिलाकर बाकी लोगों को विदा किया। समूह ने उत्सुकता से ट्रेसी की ओर देखा। उसे वान टेंग द्वारा निशाना बनाया जाना देखकर कुछ लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यहां तक कि पेन, जिसे अभी अभी वान टेंग से पुरस्कार मिला था, भी अपवाद नहीं था। अरे, सुंदर होना सचमुच कुछ मायने रखता है। ये बड़े लोग ईर्ष्या की भावना से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन अंततः उन्हें वहां से चले जाने का ही अफसोस हुआ, क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे एक महिला के रूप में पैदा नहीं हुए। फिर भी उन्होंने सोचना बंद नहीं किया। अपने कद के अनुसार भले ही वे महिलाओं के रूप में पैदा हुए हों, क्या वे वास्तव में आकर्षक होंगे? बेशक, वान टेंग ने ट्रेसी को उसके रूप के कारण नहीं चुना, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि उसने उसमें संभावनाएं देखी थीं। यह मानना पड़ेगा कि इन ब्रह्मांडीय लुटेरों में ट्रेसी के पास सबसे अधिक प्रतिभा थी। 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर खुफिया जानकारी जुटाने के उसके पिछले काम ने उसकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाया, जो कि विकास के योग्य है। सबके चले जाने के बाद वान टेंग ने तुरंत कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसकी नज़र ट्रेसी पर इधर उधर घूमती रही, जिसमें उसे जांचने का भाव था। ट्रेसी को उसकी जांच के तहत थोड़ा असहज महसूस हुआ। शुरू में उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी नज़र उस पर टिकी रही, उसके मन में संदेह उभरने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या उसके जाने से पहले इस आदमी के कुछ और भी इरादे हो सकते हैं? अपने रूप और आकृति पर उसके आत्मविश्वास के बावजूद, भले ही उसके सामने खड़े युवा प्रतिभाशाली लड़के ने कभी भी कामुक इरादे का कोई संकेत नहीं दिखाया था, फिर भी कौन गारंटी दे सकता था कि वह अंदर से क्या सोच रहा था? पुरुष हो, ट्रेसी खुद को रोक नहीं सकी और सोचते हुए ठंडी हंसी निकाल दी। वान टेंग, महिला की हंसी डरावनी थी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो बस कह दो। आखिरकार मैं किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सकती, ट्रेसी ने ठंडे स्वर में कहा। ये सिर्फ एक शरीर है, मैं इसे मच्छर के काटने जैसा ही समझूंगी। वान टेंग अवाक रह गया। मच्छर द्वारा काट लिया जाना? क्या वह उसका उपहास कर रही थी? नहीं, रुको, उसके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए।
क्या तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो? वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। 5 प्रमुख परिवार अपने प्रतिभाशाली बच्चे को मुझे देना चाहते थे और मैंने स्वीकार नहीं किया। ये जांग शिनुओ और शौजांग कहियुन भी तुम्हारे जैसे ही अच्छे दिखते हैं और वे तुमसे भी कम उम्र के हैं। क्या तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो? ट्रेसी की आंखें फड़क उठीं। उसने वांग टेंग की चंचल निगाहों को देखा और अचानक उसे छिपने के लिए कोई छेद ढूंढने की इच्छा हुई। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन हमेशा उसी दिशा में मत सोचो। वांग टेंग खड़ा हुआ और ट्रेसी के चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसके कामुक शरीर की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसके शब्द सामान्य थे। क्या आप ऐसा कहते समय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? ट्रेसी ने कहा। माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। सुंदर महिलाओं की प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि मेरा कोई और इरादा नहीं है, लेकिन आप मुझे सुंदरता की सराहना करने के आनंद से वंचित नहीं कर सकते। ट्रेसी, उसने वांग टेंग की बेशर्मी को कम करके आंका। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वांग टेंग रुक गया। वह ट्रेसी के सामने चला गया और गंभीरता से बोला, तैयार हो जाओ। योजना, सम्मिलन, मंत्रमुग्धता। 5। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने अपनी उंगली ट्रेसी के माथे की ओर बढ़ा दी। ट्रेसी का दिल धड़क उठा, उसके अंदर उत्साह की लहर उठ रही थी। हालांकि वांग टेंग की बातें सुनकर उसने तुरंत अपनी उत्तेजना दबा दी और उंगली पर ध्यान केंद्रित किया। पेन को दी गई तकनीकों के पिछले प्रसारण के समान एक सुनहरी रोशनी वांग टेंग की उंगलियों पर एकत्रित हुई, फिर उसके माथे पर उतरी। अगले ही क्षण सूचना की एक राजसी और गहन धारा उसके मन में उमड़ पड़ी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक क्षण बाद ट्रेसी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे उसके आश्चर्यजनक चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। ब्रह्मांड मंच विश्वशास्त्र। वह सोच रही थी कि उसकी हाल की उपलब्धियों को देखते हुए वांग टेंग उसे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग स्तर का शास्त्र प्रदान करेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे सीधे ब्रह्मांड स्तर का शास्त्र प्रदान करेगा। ये सचमुच अकल्पनीय था। इस समय वांग टेंग की ओर उसकी नज़र अत्यधिक जटिल हो गई। क्या ये युवक इतना उदार हो सकता है? वांग टेंग ने उदासीनता से कहा, आप स्वयं इस विश्व तत्व शास्त्र का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे दूसरों को नहीं देना चाहिए। उसके पास बहुत सारी तकनीकें थीं। सिर्फ एक को चुनने से ट्रेसी को बहुत फायदा हो सकता था। इसके अलावा चूंकि वह वर्तमान में उसकी जादुई तकनीक के प्रभाव में थी, इसलिए उसे विश्वासघात की कोई चिंता नहीं थी। ये तकनीक सिर्फ खुद में एक निवेश थी। ये सब इस तथ्य पर निर्भर था कि भले ही उसे लाभ हो, लेकिन उसे कभी हानि नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ट्रेसी को नहीं पता था कि जादू की तकनीक का वास्तविक अर्थ क्या है, लेकिन इसके प्रभावों को वांग टेंग से बेहतर कोई नहीं समझता था। मैं समझती हूँ। ट्रेसी की नज़रें हल्की सी झपकी जब उसने वांग टेंग की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूँ तो ये ब्रह्मांड चरण शास्त्र मेरे लिए कुछ खास नहीं है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें धातु और अग्नि गुणों वाले दोनों ब्रह्मांड चरण शास्त्र दे सकता था, लेकिन जैसे तुम अभी हो, मैं तुम्हें केवल विश्व तत्व वाला ब्रह्मांड चरण शास्त्र ही दे सकता हूँ, वांग टेंग ने कहा। धातु और अग्नि ब्रह्मांड मंच शास्त्र। ट्रेसी चौंक गई। वांग टेंग को देखते ही उसकी नज़र तीव्र हो गई। अचानक उसके चेहरे पर चुलबुलीपन की झलक दिखाई दी। मेरे स्वामी, क्या आप मुझे नहीं चाहते? वांग टेंग, ओ, क्या हो रहा था? इस महिला ने अचानक अपना सुर कैसे बदल लिया? मेरे प्रभु। ट्रेसी ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और उसे यह काफी मनोरंजक लगा, और वह और भी अधिक साहसी महसूस कर रही थी। बिल्ली की तरह कदम बढ़ाते हुए वह वांग टेंग के पास पहुंची और उसके गले लग गई। तुम मेरे लिए गंभीर होना मुश्किल बना रहे हो। वांग टेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। गोल गेंद, ओमेगा। मेरे स्वामी, आप बहुत सुंदर हैं। ट्रेसी का हाथ वांग टेंग की गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा उसकी छाती पर टिका हुआ था। उसकी आवाज़ भारी और मोहक थी। मैं कैसे सुंदर हूँ? क्या मैं तुम्हें शास्त्र देते समय सुंदर दिखता हूँ? वांग टेंग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए। उसके हाथ उसके शरीर पर आ गए, उसके कामुक वक्रों पर घूमते हुए। ट्रेसी का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग, जो अभी तक थोड़ा संकोची लग रहा था, अचानक इतना बोल्ड हो जाएगा। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। अरे नहीं, ऐसा लग रहा था कि यह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। उसने सोचा कि वांग टेंग निर्दोष है। आखिरकार 5 प्रमुख परिवारों की सुंदरियों को मना कर पाना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वह सीधे लोगों के बीच सीधेपन का प्रतीक था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भोली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कठिन परिस्थिति में फंसकर वह केवल मुस्कुराकर कह सकी, मेरे प्रभु, आप मुझे धातु और अग्नि दोनों गुणधर्म वाले शास्त्र क्यों नहीं दे देते? चूंकि मैं पहले से ही आपकी हूं, इसलिए उन्हें मुझे देने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मैं कुछ नहीं खो रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें क्यों दूं? वांग टेंग हल्के से मुस्कुराया। उसका दाहिना हाथ अचानक एक नर्म जगह पर आ गया।
ट्रेसी का शरीर अकड़ गया, उसकी प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा तीव्र हो गई। यह उसका पहली बार था जब उसने किसी को बहकाया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने ही जाल में फंस जाएगी। मुख्य रूप से ये वह युवक था जिसने उसे बहुत असहाय महसूस कराया। वह न तो उसे लड़ाई में हरा सकती थी, न ही भाग सकती थी। इसलिए उसके पास ऐसे उपायों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा अपने व्यक्तित्व के कारण वह ऐसा कभी नहीं करती। अब से मैं तुम्हें अपना स्वामी मानकर सम्मान दूंगी और तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगी। क्या इतना काफी है? ट्रेसी ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोलते हुए उसके चेहरे से चुलबुलापन गायब हो गया। वान टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आप पहले से ही मुझे अपने गुरु के रूप में सम्मान देते हैं और आप विरोध नहीं कर सकते। ट्रेसी हताश थी। यह आदमी बहुत क्रोधित था। उसने ये शब्द तब कहे जब उसके हाथ अभी भी चल रहे थे। अगर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्रभावित कर सके तो बस अपना काम अच्छी तरह से करो। वान टेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने धीरे से सुंदर महिला को कमरे से बाहर धकेल दिया। ट्रेसी की आकृति चमकी और कई मीटर दूर जाकर स्थिर हो गई। उसने जटिल आंखों से वान टेंग को देखा और कहा, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। मुझे वे 2 शास्त्र चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे आपकी लड़ाकू भावना पसंद है। वान टेंग मुस्कुराया। ट्रेसी ने ठंडी सांस ली, फिर मुड़कर नियंत्रण कक्ष से बाहर चली गई और वान टेंग को एक ठंडे और अभिमानी सिलहूट के साथ छोड़ दिया। तस्क तस्क तस्क। गोल गेंद खुद को रोक नहीं सकी और अपनी जीभ से क्लिक जैसी आवाजें निकालते हुए अस्पष्ट भाव से वान टेंग की ओर देखने लगी। काफी मसालेदार महिला है। वान टेंग ने अपने हाथ पर टिकी खुशबू को सूंघा और मंद मंद मुस्कुराया। वान टेंग, तुम और भी बेशर्म होते जा रहे हो, राउंड बॉल ने चुटकी ली। अगर मैं सचमुच बेशर्म होता तो आप अभी तमाशा देख रहे होते, वान टेंग ने बिना खुश हुए जवाब दिया। ओह, मैं कुछ भी अप्रिय नहीं देखना चाहता, राउंड बॉल ने घृणा से कहा। चले जाओ। वान टेंग के माथे पर कुछ काली रेखाएं उभर आईं और वह हंसते हुए डांटने लगा, चलो उतरने के लिए कोई निर्जन ग्रह खोजें। हमें उस चैट के आने का इंतजार करना होगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक उपयुक्त ग्रह ढूंढ लिया है, राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। तुम फिर से योजना बनाने लगे हो। चलो ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स से शुरुआत करते हैं। वान टेंग की आंखें चमक उठी जब वह हल्के से बोला। से कई दर्जन प्रकाश वर्ष दूर एक उजाड़, निर्जन और दूरस्थ ग्रह स्थित है। अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करते हुए राउंड बॉल ने इस अलग थलग खगोलीय पिंड पर इसके उतरने का मार्गदर्शन किया। वान टेंग ने यान को अपने पास रखा और अपने साथियों के साथ घात लगाकर अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बैठे रहे। ये ग्रह निवास के लिए अनुपयुक्त था। इसकी सतह विभिन्न धूल के तूफानों से घिरी हुई थी, जिससे उजाड़ और कठोरता का वातावरण बना हुआ था। फिर भी राउंड बॉल ने जानबूझकर इस उजाड़ ग्रह को चुना। पेन के सुझाव के अनुसार वह और अन्य ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू अक्सर समान ग्रहों पर मिलते थे। यह उनके विवेक पर निर्भर था। ऐसे ग्रहों में पर्याप्त गुप्तता उपलब्ध थी। ब्रह्मांड के समुद्री डाकू हमेशा सावधानी से काम करते थे, अक्सर दूसरों की नज़रों से बचने के लिए मुलाकात और आदान प्रदान के लिए ऐसे निर्जन ग्रहों को चुनते थे। ट्रेसी, पेन और अन्य लोगों के लिए ये सामान्य बात थी, लेकिन वान टेंग के लिए ऐसे वीरान ग्रह दुर्लभ थे। हालांकि वह इससे भी ज्यादा खतरनाक ग्रहों पर जा चुका था, इसलिए वह शांत रहा। इसके अलावा उनके जैसे युद्ध योद्धाओं के लिए ऐसे ग्रहों द्वारा उत्पन्न साधारण पर्यावरणीय चुनौतियां नगण्य थीं। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद एक अंतरिक्ष यान ग्रह के चारों ओर की रेतीली परतों को तोड़कर उसकी गहराई में उतर गया। वे यहाँ हैं, राउंड बॉल ने घोषणा की। वान टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया। अंतरिक्ष यान के अंदर की स्थिति को देखते हुए उनकी आंखों में एक सुनहरी किरण चमक उठी। उन्होंने कहा, कुल 11 योद्धा हैं, 3 स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा और 8 ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा। उनमें से एक ब्रह्मांड चरण का मार्शल योद्धा 9वें स्तर पर है, जबकि अन्य 2 तीसरे स्तर के आसपास हैं। मैं उन्हें आपके पास छोड़ता हूं। ऐसा कहते हुए उसने ट्रेसी, पेन और अन्य लोगों की ओर देखा। समूह आश्चर्यचकित था। वान टेंग उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसने अंतरिक्ष यान के अंदर मार्शल योद्धाओं की ताकत को कैसे ठीक से पहचाना। यहां तक कि सबसे उन्नत डिटेक्टर भी ऐसी सटीकता हासिल नहीं कर सकते। उनके सामने वाला अंतरिक्ष यान स्वर्ग स्तर पर था। स्थिति को इतनी स्पष्टता से समझने के लिए कम से कम ब्रह्मांड स्तर के डिटेक्टर की आवश्यकता होगी। हालांकि वान टेंग की स्थिति को देखते हुए ब्रह्मांड स्तरीय डिटेक्टर का होना अप्रासंगिक लग रहा था। हाँ, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जानते हुए भी कि मार्शल योद्धा ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स गिरोह से थे, उन्होंने वान टेंग के निर्देशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक स्वर में जवाब दिया। दूरी पर जैसे ही अंतरिक्ष यान उतरा, पेन उनका स्वागत करने के लिए हवा में तैरने लगा। कुछ ही देर में स्क्रीन पर देखा गया सुअमानव जाति का मार्शल योद्धा अंतरिक्ष यान से बाहर आया और पेन के पास पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगा। चैड, बहुत दिनों बाद मिले। पेन ने सुअमानव जाति के योद्धा को गले लगाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया।
शराब कहाँ है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी अच्छी वाइन पीने के लिए दौड़ा चला आया, चैड ने आश्चर्य से कहा। हाँ, सब तैयार है, मेरे पीछे आओ, पेन खिलखिलाकर हंसा। दोनों नीचे घाटी की ओर उड़ गए, जहां वांग टेंग और अन्य लोग छिपे हुए थे। यह एक सुनसान घाटी थी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां एक बार घिर जाने के बाद बच निकलना मुश्किल था। हालांकि वांग टेंग ने कोई कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह दूर से ही मुस्कुराते हुए उन दोनों को आते हुए देखता रहा। एक बार जब पेन घाटी में उतरा तो उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मदिराएं लाईं, जिससे सुअर मानव जाति के योद्धा के मुंह में अनियंत्रित रूप से लार टपकने लगी। ये सुअर मानव जाति का योद्धा विभिन्न व्यंजनों और मदिरा के सामने शक्तिहीन था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर यह किसी और का मामला होता तो वह ज्यादा सावधान रहता, लेकिन पेन उसकी जान बचाने वाला था और वे अक्सर मिलते रहते थे। उनके बीच बहुत बढ़िया रिश्ता था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसने कभी उसे बचाया था वही अब उसके खिलाफ साजिश रचेगा। मार्शल योद्धाओं के लिए बाहरी जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और सुविधाएं होना आवश्यक था, विशेष रूप से उनके जैसे ब्रह्मांड के लुटेरों के लिए जो अक्सर शून्य में घूमते थे और निर्जन ग्रहों पर शरण लेते थे। ऐसे उपकरण और सुविधाएं होना बहुत महत्वपूर्ण था और वे इस संबंध में अच्छी तरह से तैयार थे। इस समय पेन ने घाटी में एक अर्धखुला तंबू स्थापित किया, जो बाहरी रेत के तूफानों से बचाने में सक्षम था और साथ ही आसपास के दृश्य भी प्रदान करता था। अंदर यह एक शानदार भोजन कक्ष जैसा था जो बेहद आरामदायक था। ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर पहलू अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। यह जैद शराब है जो मैंने उस धनी व्यापारी से छीनी थी। पेन ने दूसरे के लिए शराब का गिलास डाला और तुरंत एक तेज सुगंध तंबू में फैल गई, जो पूरे स्थान में फैल गई। वाह! चैड ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी क्योंकि वह अपने सामने एम्बर जैसे तरल को देख रहा था। यह जैद लिकर है। पेन, तुम सच में भाग्यशाली हो। हे, वाकई किस्मत वाले, वाकई किस्मत वाले। पेन ने अपना गिलास उठाते हुए हंसते हुए कहा, आओ साथ में पीते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। चैड ने तुरंत अपना गिलास उठाया और पेन के गिलास से जोर से टकराया और फिर एक घूंट भर लिया। इस सुअर मानव जाति के योद्धा का मुंह बहुत बड़ा था। गिलास में शराब एक घूंट में उसके लिए पर्याप्त नहीं थी और वह तुरंत गायब हो गई। और ये पर्याप्त नहीं है। चैड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ऐसा लग रहा था कि वह इसका भरपूर आनंद ले रहा है और अधिक की मांग कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, एक गिलास ही काफ़ी है। पेन मुस्कुराया। क्या मतलब है तुम्हारा? पेन, तुम इतने कंजूस कब से हो गए? बस कुछ घूंट शराब है, जल्दी से और लाओ, चैड ने अधीरता से आग्रह किया। तभी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और कई आकृतियां तंबू के अंदर चली आईं। उसका मतलब यह है कि तुम्हें और अधिक शराब पिलाना बेकार होगा, वान टेंग ने हंसते हुए कहा। और आप कौन हैं? चैड ने भौहें सिकोड़ी। वान टेंग ने कहा, मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अब आप मेरी कैदी हैं। कैदी? चैड को ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वह जोर से हंसने लगा। सिर्फ तुम, ब्रह्मांड मंच के योद्धा। रुको, तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? अंतरिक्ष 2, मैं परिचित लग रहा हूँ, है न? ध्यान से देखो, वान टेंग मुस्कुराते हुए बोला। हॉन्फना। चैड ने तेज सांस ली। तुम, क्या अब तुम मुझे पहचानते हो? वान टेंग ने पूछा। वान टेंग। चैड को आखिरकार होश आ गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने आखिरकार वान टेंग को पहचान लिया। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के सदस्य के रूप में वह वान टेंग को कैसे नहीं पहचान सकता था? वे 5 ब्यूरियल स्टॉर्स पर लड़ाई में वान टेंग की भयानक उपलब्धियों के बारे में बहुत पहले से जानते थे और जानते थे कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। इसलिए जब उसने वान टेंग को अपने सामने देखा तो वह डर के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वान टेंग की प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया थी। एक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को मारने में सक्षम होने के नाते, यहाँ तक कि खुद एक 9वें स्तर के स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उसने अहंकार से काम करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन किसी कारण से वह पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके शरीर से सारी ताकत खत्म हो गई हो, जिससे वह कोई बल जुटाने में असमर्थ हो गया हो। इससे उसके अंदर डूबने जैसा एहसास हुआ। तुमने मुझे जहर दिया। चैड का चेहरा एकदम बदल गया जब वह पेन की ओर देखने लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस पर वह इतना भरोसा करता था, उसका उद्धारकर्ता, वही दूसरों के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। खांसी। चैड, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, तुम बस नशे में हो। पेन ने घबराकर खांसते हुए कहा। वान टेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेन ऐसा किरदार निभाएगा। ट्रेसी और अन्य लोगों ने अविश्वास से पेन की ओर देखा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बकवास बातें करेगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? चैड गुस्से से भड़क उठा। खैर, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान नहीं हो, पेन ने धीरे से कहा। चैड, ठीक है, चलो पुनर्मिलन यहीं समाप्त करते हैं।
वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। शराब में जहर वही था जो वांग टेंग ने पेन को दिया था। जहर और कीमिया में अपनी विशेषज्ञता के साथ ऐसा जहर बनाना जो स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा भी न रोक सके, उसके लिए एक मामूली बात थी। मुख्य बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी को बिना किसी संदेह के जहर पिलाया जाए। साधारण स्वर्ग स्तर के योद्धा निस्संदेह सतर्क होंगे और दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को आसानी से नहीं खाएंगे। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे पहले उसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेंगे। इसलिए शुरू में वांग टेंग ने इसे बस एक प्रयास माना था। बिना ज्यादा प्रयास के सफलता मिल सकती थी, और अगर यह विफल हो जाता तो वह सीधे कार्रवाई का सहारा ले सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुअर मानव जाति के योद्धा को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने बिना किसी संदेह के पूरी तरह से अनजान होकर जहरीली शराब पी ली। इससे वांग टेंग को बहुत परेशानी से बचाया गया। जैसे ही वांग टेंग निकट आया, पेन तुरंत सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गया और अत्यंत चापलूसी के साथ उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। तुम्हें उसके द्वारा खरीद लिया गया। चैड ने अविश्वास से अपने पूर्व मित्र की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस चैड वांग टेंग का ब्रह्मांड के समुद्री डाकुओं से संबंध होगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं भविष्यहीन ब्रह्मांड का समुद्री डाकू बना रहूं, जबकि मैं अकादमी मध्यस्थता संघ के एक होनहार सदस्य का अनुसरण कर सकता हूं? पेन ने जवाब दिया। तुम? चैड इतना क्रोधित था कि उसके पास शब्द नहीं थे। वह चिल्लाया, मैं तुम्हारा मित्र नहीं रह सका। चलो, हम भविष्य में भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे, पेन ने जोर देकर कहा। बहुत हो गई बहस, अब मुद्दे पर आते हैं। वांग टेंग ने मेज के दूसरी ओर से उत्साहपूर्वक हस्तक्षेप किया। तुम्हारा नाम चैड है न? आओ, मेरी आंखों में देखो। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत नहीं है। चैड ने पेन को तिरस्कार से देखा। बहुत हो गई बहस, अब मुद्दे पर आते हैं। वांग टेंग ने मेज के दूसरी ओर से उत्साहपूर्वक हस्तक्षेप किया। तुम्हारा नाम चैड है न? आओ, मेरी आंखों में देखो। किस लिए? चैड अभी भी गुस्से में था। उसने दोबारा नहीं सोचा और वांग टेंग की ओर मुड़ा। तभी उसकी नज़र एक जोड़ी लाल आंखों पर पड़ी। वांग टेंग ने चैड को नियंत्रित करने के लिए सीधे तौर पर जादू और जादू दोनों तकनीकों को सक्रिय किया। सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीमा एक साधारण ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की तुलना में 3 गुना थी, अन्यथा उसके जैसे 9वें स्तर के स्वर्ग चरण योद्धा को नियंत्रित करना असंभव होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने पाया कि उनके सामने खड़े सुअ मानव जाति के योद्धा की आध्यात्मिक साधना बहुत कम थी, केवल स्वर्ग स्तर के चौथे स्तर पर, जिससे उन्हें नियंत्रित करना सरल हो गया। पेन, ट्रेसी और अन्य लोगों के साथ इस दृश्य को अनजाने में मांसपेशियों में ऐंठन के साथ देख रहे थे। वे भी वांग टेंग द्वारा उसी तरह नियंत्रित थे, है न? इसे प्रत्यक्ष देखने के कारण उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन हो गया, और ऐसा महसूस हुआ कि उनके सिर का हिस्सा फट जाएगा। जल्द ही वांग टेंग की आंखों की लाल रोशनी गायब हो गई। चैड भी अपनी तंद्रा से बाहर आया और अपने सामने खड़े काले बालों वाले युवक को आश्चर्य से देखने लगा। अभी क्या हुआ? उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था, मानो किसी ने उसकी याददाश्त का एक हिस्सा निकाल लिया हो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। लेकिन चैद को एक पल के लिए भी उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने शरीर की जांच की और पाया कि उसमें कोई असामान्यता नहीं है। फिर भी किसी कारण से वह अपने सामने खड़े काले बालों वाले युवक के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे इस युवक ने उस पर पूरा नियंत्रण कर रखा हो। उसके चेहरे पर अविश्वास फैल गया। उसके सामने खड़ा काले बालों वाला युवक ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का दुश्मन था। वह उसके आगे कैसे झुक सकता था? तुमने मेरे साथ क्या किया है? चैड का चेहरा पीला पड़ गया और पूछते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी तरकीबें हैं, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। छोटी मोटी तरकीबें? ट्रेसी और अन्य लोग अपना मुंह हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। यदि इसे छोटी चाल माना जाए तो फिर बड़ी चाल क्या मानी जाएगी? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चैड जानता था कि दूसरा पक्ष उसे सब कुछ नहीं बताएगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी आवाज़ बदलकर गहरी आवाज़ में पूछा। मेरा उद्देश्य सरल है, मैं चाहता हूं कि आप ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स में घुसपैठ करने में मेरी मदद करें, वांग टेंग ने खड़े होते हुए कहा। उनकी आवाज़ शांत थी। महंगी आत्मा भ्रम चांदी, रहस्यमय अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरिक्ष 3। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स में घुसपैठ करने के लिए। चैड का चेहरा अविश्वास से भर गया था, जैसे कि उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने वांग टेंग की पीछे हटी हुई आकृति को देखा और तत्काल चिल्लाया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा अस्तित्व उजागर कर दूंगा? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, वांग टेंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मंद मंद मुस्कुराया। तुम? चैड की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा अब और भी पीला पड़ गया। उसे पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह वांग टेंग के खिलाफ शारीरिक या मानसिक रूप से भी विरोध नहीं कर सकता। बिना कुछ कहे वांग टेंग मुड़ा और तंबू से बाहर चला गया।
पेन, ये व्यक्ति अब से तुम्हारा साथी होगा। तुम सब ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के भीतर एक दूसरे का समर्थन करोगे, मुझे जानकारी प्रदान करोगे। मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है, केवल परिणामों की परवाह है। एक शांत आवाज सुनाई दी। हाँ। पेन चौंक कर अपनी कल्पना से बाहर आया और बार बार सम्मान में सिर हिलाया। नेता चैड के अलावा जहाज पर मौजूद मार्शल योद्धाओं को भी ट्रेसी और अन्य लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वान टिंग ने उनमें अनुनय के बीज बोए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कोई भी जानकारी लीक न करें। इन कार्यों को पूरा करने के बाद वह और अधिक देर नहीं रुका। वह एक बार फिर से रवाना हो गया, ग्रह को पीछे छोड़कर सेकेंडरी करियर एलायंस की ओर बढ़ गया। पेन, ट्रेसी और बाकी लोग पीछे रह गए। वे ग्रह की वीरान भूमि पर खड़े होकर देख रहे थे कि काला अंतरिक्ष यान आंखों से ओझल हो गया, उनकी निगाहें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। वह अंततः चला गया। ब्रह्मांड के समुद्री लुटेरों में से एक ने सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। बाकी लोगों ने उसकी ओर देखा और उसके शब्दों में दुस्साहस की झलक महसूस की। ये तथ्य कि एक ब्रह्मांड स्तर का योद्धा स्वर्ग स्तर के योद्धाओं के इस समूह पर दबाव महसूस करा सकता है, काफी अविश्वसनीय था। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ट्रेसी ने चुप्पी तोड़ते हुए हल्के से कहा। लेकिन जैसा कि उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो। हम में से कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। क्या तुम्हें हमारे नेता के सामने बहुत दबाव महसूस नहीं हो रहा है? ब्रह्मांड डाकू ने कहा। बाकी लोग चुप हो गए। ये तथ्य कि एक ब्रह्मांड स्तर का योद्धा स्वर्ग स्तर के योद्धाओं के इस समूह पर दबाव महसूस करा सकता है, काफी अविश्वसनीय था। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ट्रेसी ने चुप्पी तोड़ते हुए हल्के से कहा। लेकिन जैसा कि उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो। हम में से कोई भी विरोध नहीं कर सकता। हा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं उसके द्वारा दिए गए कामों को जरूर पूरा करूंगा। ब्रह्मांड समुद्री डाकू घबराकर हंसा। ऐसा ही होना बेहतर है, ट्रेसी ने जवाब दिया। आप सब जो भी सोचते हो, मैं चैड के साथ ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स में शामिल होने जा रहा हूं। पेन चैड के बगल में खड़ा होकर मुस्कुराया। बाकी लोग जटिल भावों से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के भीतर जासूस बनने के लिए काफी साहसी था। चैड की ओर देखते हुए, जो अभी भी हतप्रभ लग रहा था, वे उसके लिए दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। पेन, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हें खोज लिया गया तो क्या होगा? चैड के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। क्या आप जानते हैं कि अगर मैं अपने मालिक को धोखा दूं तो क्या होगा? पेन ने शांति से पूछा। चैड, आप सिर्फ नकारात्मक चीजें ही देखते हैं, सकारात्मक चीजें नहीं। अगर मैं सफल हो गया तो मैं खुद को ब्रह्मांड के समुद्री डाकू की पहचान से पूरी तरह मुक्त कर लूंगा और एक उज्ज्वल भविष्य पाऊंगा। पेन ने अचानक अपनी बाहें खोली, उसकी आंखें एक तीव्र रोशनी से चमक रही थीं जिसे सीधे देखना मुश्किल था। अगर संभव हो तो कौन फिर से ब्रह्मांड का समुद्री डाकू बनना चाहेगा? अन्य लोग उसके जाते हुए रूप को देखते रहे और उनके हृदय में कंपन हो रहा था। तुम पागल हो गए हो, चैड ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तो फिर मुझे और भी पागल होने दो, पेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। अल्पविराम। अंतरिक्ष यान पर सवार होकर वान टेंग सीधे प्रशिक्षण कक्ष की ओर बढ़े और बोले, राउंड बॉल, मैं आभासी ब्रह्मांड में जा रहा हूं। मैं बाहर की बातें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और तुरंत वान टेंग को आभासी ब्रह्मांड से जोड़ दिया। अब चूंकि वान टेंग को वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन तक विशेष पहुंच प्राप्त हो गई थी, इसलिए वह वर्चुअल यूनिवर्स में प्रवेश करते ही सीधे विश्वद्वीप पर स्थित हवेली में प्रकट हो गया। नक्षत्र भवन में जैसे ही वान टेंग की आकृति प्रकट हुई, लोटिया और अन्य लोगों ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, वान टेंग ने कहा, अपना काम जारी रखो, मैं अध्ययन कक्ष में जाऊंगा। हाँ, लोटिया और अन्य लोगों ने तुरंत उत्तर दिया। झट से वान टेंग हवेली के अध्ययन कक्ष में पहुंच गया। अध्ययन कक्ष में एक हाईटेक माहौल था, आलीशान फर्नीचर और एक दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। चारों ओर नजर घुमाते हुए वान टेंग एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, राउंड बॉल, मेरे लिए वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का बैकएंड खोलो। ऐसा लगता है कि तुम्हें हर जगह मेरी जरूरत है। अगर मैं स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता तो मैं यह मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता, राउंड बॉल ने उत्साहहीनता से कहा। हाँ, क्या ये सब तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए नहीं था? क्या यह ऐसे ही क्षणों के लिए नहीं है? वान टेंग ने हंसते हुए कहा, कड़ी मेहनत करो और अगली बार मैं तुम्हें ब्रह्मांड के स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। उम्मीद है ऐसा ही होगा। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने सिर्फ कंधे उचकाए और वान टेंग के अकाउंट के जरिए वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का बैकएंड खोल दिया। आप क्या देखना चाहते हैं? चलो वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के खजाने से शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ वस्तुओं के बदले में कुछ चाहिए, वान टेंग ने सोचा। जरूर, आप खुद ही देख लीजिए, राउंड बॉल ने इंटरफेस खोला और कहा।
वान टेंग के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिसमें नाम, स्पष्ट चित्र और विस्तृत विवरण के साथ असंख्य वस्तुएं प्रदर्शित थीं, जिससे एक नज़र में सब कुछ स्पष्ट हो गया। वान टेंग छाया कठपुतलियों को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहे थे। टाइटन स्तर के स्टार कोर और कुछ शक्तिशाली निकायों के साथ उसके पास केवल एक विशेष धातु की कमी थी। ऐसी ही एक धातु थी सोल इल्यूजन सिल्वर, जो एक दुर्लभ तरल धातु है जो अपनी दुर्लभता के लिए जानी जाती है। अंतरिक्ष। 4 सामान्य हथियारों में इस तरह की धातु का इस्तेमाल बहुत कम होता है। केवल कुछ विशेष हथियार ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शैडो पपेट्री सील के लिए सोल इल्यूजन सिल्वर एक आवश्यक सामग्री थी। इसके अलावा टाइटन स्तर के स्टार जानवरों के कुछ रक्त की आवश्यकता थी, साथ ही उसी तत्व के स्टार कोर की भी। वान टेंग को आश्चर्य है कि क्या वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के पास वे हैं। वान टेंग की नज़र रोशनी वाली स्क्रीन पर पड़ी। उसने अपनी खोज शुरू की। परिणामों से पता चला कि उसके पास प्रचुर मात्रा में दिव्य खजाने हैं, जिससे उसका ध्यान उसके उद्देश्य से लगभग भटक गया। सौभाग्यवश आवश्यक आदान प्रदान बिंदुओं पर नजर डालने के बाद उन्होंने तुरंत अपना ध्यान पुनः केंद्रित कर लिया। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के भीतर आदान प्रदान अंकों का उपयोग करके किया जा सकता था, जिन्हें विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता था। एक तरीका कार्यों के माध्यम से था, जिसे वान टेंग ने अस्थायी रूप से खारिज कर दिया। ये कार्य ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे और इन्हें करने में काफ़ी समय लगता था। अब उनके पास इन्हें करने का समय नहीं था। एक अन्य तरीका विनिमय के लिए कैश सिक्कों के माध्यम से था। एक अंक के लिए एक अराजकता सिक्का। जब वान टेंग ने इस विनिमय तंत्र को देखा तो वह अचंभित रह गया। कैश सिक्कों की कीमतीता स्वयं स्पष्ट थी, फिर भी उसे वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में सिक्कों के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता थी। कितना असाधारण! उसने बड़ी मेहनत से एल्डर हुई से 600 कैश सिक्के निकाले थे और 5 प्रमुख परिवारों से अतिरिक्त 100 के साथ उसके पास कुल मिलाकर केवल 700 थे। इसे केवल 700 अंकों के लिए बदला जा सकता था। उसे एहसास हुआ कि ज़्यादातर कीमती खजानों के लिए कम से कम 1000 पॉइंट की ज़रूरत होती है और कुछ के लिए तो दसियों हज़ार पॉइंट की कीमत भी होती है। उसके पास सबसे छोटी चीज़ के लिए भी पर्याप्त पॉइंट नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये तो बहुत कठोर है, वान टेंग ने हताशा में कहा। इसके बारे में दूसरे तरीके से सोचें। यदि आप कार्य पूरा करते हैं तो आप सीधे अंक अर्जित कर सकते हैं और उन्हें कैश सिक्कों के लिए बदल सकते हैं। क्या यह आसान नहीं होगा? राउंड बॉल हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका। ये कार्य संभवतः उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आपने जो अभी देखा वह अत्यंत कीमती खजाने थे। इन साधारण लोगों को देखें। कुछ को एक्सचेंज करने के लिए केवल 1 दर्जन अंक या 100 अंक की आवश्यकता होती है। राउंड बॉल ने अपना हाथ हिलाया और स्क्रीन बदल गई। एक अलग इंटरफेस प्रदर्शित हुआ। प्रदर्शित वस्तुओं की कीमतें वास्तव में बदल गईं। वे अब अत्यधिक नहीं थीं और वान टेंग उन्हें वहन कर सकता था। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत काम की नहीं हैं। वान टेंग ने उन पर मोटे तौर पर नज़र डाली और कहा, बाकी के बारे में भूल जाओ। आत्मा भ्रम चांदी की खोज में मेरी मदद करो। आत्मा भ्रम चांदी, राउंड बॉल ने कहा, यह एक अत्यंत दुर्लभ तरल धातु है। आप इसकी खोज क्यों करना चाहते हैं? अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम खोज लेना। इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, वान टेंग ने जवाब दिया। राउंड बॉल ने कंधे उचका दिए, आगे और दबाव नहीं डाला और सोल इल्यूजन सिल्वर की खोज शुरू कर दी। तुरंत स्क्रीन पर एक अजीब चांदी की तरल धातु दिखाई दी। हालांकि तरल धातु की सतह पर जटिल पैटर्न थे जो इसके प्रवाह के साथ चलते थे, धागे की तरह, अविश्वसनीय रूप से अद्वितीय। हाँ, यही है। वान टेंग के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी जब उसने उस अजीब धातु की जांच की। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने उन्हें निराश नहीं किया। ये दुर्लभ धातु अस्तित्व में थी। आपको पहले कीमत की जांच करनी चाहिए, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। ये सुनकर वान टेंग को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी नज़र सोल इल्यूजन सिल्वर के नीचे छोटी संख्याओं पर पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर, हे भगवान, 3600 अंक। अगले ही क्षण उसने एक गाली दे दी। उसका मूड एकदम खराब हो गया। केवल 700 कैश कॉइन के साथ वह अभी भी 3600 से 2900 अंक पीछे था। ये स्पष्ट था कि वे नहीं चाहते थे कि वह शैडो पपेट तैयार करे। 3600 अंक 10 किलोग्राम के लिए मूल्य है। आपको कितना चाहिए? यदि ये कम है तो ये सस्ता हो सकता है, राउंड बॉल ने सुझाव दिया। वान टेंग ने आह भरी। अगर वह ब्रह्मांड चरण छाया कठपुतली बना रहा होता तो उसे सिर्फ 5 किलोग्राम आत्मा भ्रम चांदी की ज़रूरत होती। हालांकि शाश्वत चरण छाया कठपुतली के लिए उसे ठीक 10 किलोग्राम की ज़रूरत थी, इससे कम नहीं। सच तो यह है कि वान टेंग की आकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उनका लक्ष्य सीधे तौर पर एक शाश्वत मंचीय छाया कठपुतली तैयार करना था, जिससे ये कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया।
यदि वह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच जाता तो 3600 अंक प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होता और उन्हें 10 किलोग्राम सोल इल्यूजन सिल्वर के साथ बदलना उसके लिए आसान होता। लेकिन वह सिर्फ एक ब्रह्मांड स्तर का योद्धा था। अपनी काफ़ी ताकत के बावजूद उच्च स्तर के योद्धाओं की तुलना में उसमें अभी भी कुछ पहलुओं की कमी थी। खैर, ऐसा लगता है कि मुझे अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, वांग टेंग ने निराश होकर कहा। आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ सलाह दे सकूं, राउंड बॉल ने हैरान होकर पूछा। वांग टेंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे तौर पर एक छाया कठपुतली तैयार करने का अपना इरादा साझा किया। एक शाश्वत मंच छाया कठपुतली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ हासिल करोगे। राउंड बॉल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। हालांकि वांग टेंग के अप्रत्याशित स्वभाव को देखते हुए राउंड बॉल कुछ हद तक आश्चर्यों का आदी हो गया था। फिर भी ये कुछ हद तक अवाक भी महसूस कर रहा था, टिप्पणी करते हुए, आप केवल एक ब्रह्मांड मंच योद्धा हैं, फिर भी आप एक शाश्वत मंच छाया कठपुतली बनाना चाहते हैं। क्या ये बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं है? मैं शुरू में सिर्फ एक ब्रह्मांड स्तरीय छाया कठपुतली बनाना चाहता था। किसने सोचा था कि मैं 5 प्रमुख परिवारों के खजाने में टाइटन स्तर के स्टार कोर से मिलूंगा? इसलिए मैं महत्वाकांक्षी हो गया, वांग टेंग ने असहाय होकर समझाया। इस बारे में सोचते हुए उनके लिए टाइटन स्तर का स्टार कोर पहले ही प्राप्त कर लेना अजीब था। राउंड बॉल एक पल के लिए चुप हो गया, यह महसूस करते हुए कि वांग टेंग की महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से अनुचित नहीं थीं। संभवतः इसने भी यही प्रयास किया होगा। आखिरकार वांग टेंग के पास पहले से ही आवश्यक मुख्य सामग्रियां मौजूद थीं, अनंत चरण का शरीर और टाइटन स्तर का तारा कोर। वह एक अनंत चरण की छाया कठपुतली बनाने के अविश्वसनीय रूप से करीब था। अध्याय 2427 महंगी आत्मा भ्रम चांदी, रहस्यमय अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरिक्ष 5। हालांकि अन्य सामग्रियों की कीमतें बहुत महंगी थीं। शायद हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। 2900 अंक पाना इतना आसान नहीं है, राउंड बॉल ने अपने गोल सिर को थपथपाते हुए कहा। वांग टेंग ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वैसे क्या आपको सेकेंडरी करियर अलायंस द्वारा आयोजित एक्सचेंज समिट में भाग नहीं लेना था? ऐसा कहा जाता है कि यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको काफ़ी पुरस्कार मिलेंगे। शायद वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन उन्हें खरीद ले और फिर आप उन्हें अंकों के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। राउंड बॉल को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, यह कोई बुरा विचार नहीं है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी रगड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लगता है कि मुझे पहले स्थान के लिए और भी अधिक प्रयास करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इस एक्सचेंज शिखर सम्मेलन में ब्रह्मांड भर से किस तरह की प्रतिभाएं दिखाई देंगी। आखिरकार वे ब्रह्मांड भर से प्रतिभाएं हैं और हो सकता है कि कोई आपसे आगे निकल जाए। राउंड बॉल ने संकोच किया, यह माध्यमिक पेशे की प्रतिभाओं का एक जमावड़ा है। ठीक है, चलिए बस इंतजार करते हैं और देखते हैं, वांग टेंग ने हल्के से हंसते हुए आत्मविश्वास से कहा। आप आश्वस्त हैं? राउंड बॉल ने टिप्पणी की। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि रोफोर्ट हॉल में चाय पी रहा था। वांग टेंग ने उसे यह अधिकार दिया था। चूंकि रोफोर्ट उसका संरक्षक था, इसलिए जब वांग टेंग आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करता तो उसे इस तारामंडल हवेली में प्रवेश करने का अधिकार था। रोफोर्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग टेंग मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। वांग टेंग को अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह एक देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध का मालिक था तथा वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन में उच्च पद पर था, यहाँ तक कि रोफोर्ट के बराबर भी। रोफोर्ट ने उसे यही बताया था, मैंने तुम्हें आभासी दुनिया में प्रवेश करते देखा था, इसलिए मैं ये देखने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे गया कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो तुम मुझसे सीधे पूछ सकते हो। रोफोर्ट मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वांग टेंग के दिमाग में अचानक हलचल हुई। वह सोफे पर जाकर बैठ गया और पूछा, क्या आपको पता है कि मैं अभी अंक कैसे कमा सकता हूँ? क्यों, क्या आपने पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के खजाने की जांच कर ली है और अंक अर्जित करने की इच्छा को रोक नहीं सकते? रोफोर्ट ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसमें कुछ ऐसा है जिसकी मुझे आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए 3600 अंक चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। वांग टेंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। 3600 पॉइंट। रोफोर्ट को आश्चर्य हुआ। 3600 पॉइंट की क्या ज़रूरत हो सकती है? ये युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करता हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि उसे भी एक बार में 3600 पॉइंट खर्च करने में तकलीफ होगी। उत्सुकतावश उसने पूछा, आप किस चीज़ के बदले में पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं? वांग टेंग ने उत्तर दिया, यह एक विशेष धातु है जिसे सोल इल्यूजन सिल्वर कहा जाता है। सोल इल्यूजन सिल्वर? रोफोर्ट चकित था, उसने ऐसी धातु के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या उसका ज्ञान ब्रह्मांड मंच के योद्धा से कमतर था? उस क्षण रोफोर्ट को अपने आप पर संदेह होने लगा।
अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उन्होंने जल्दी से अपना गला साफ किया और कहा, यदि आपको तत्काल 3600 पॉइंट्स की आवश्यकता है तो मैं आपको पहले उधार दे सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वान टेन को प्रलोभन दिया गया लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। ऐसे कई मौके आएंगे जब मुझे भविष्य में पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं हर बार दूसरों से उधार नहीं ले सकता। रॉफोर्ड ने समझ में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, वाकई एक तरीका है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या है? वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसने बस यूं ही पूछा था लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे जवाब मिल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी आभासी ब्रह्मांड में पारंगत किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत है। हमारे आभासी ब्रह्मांड मुख्यालय में विश्वद्वीप पर एक क्षेत्र स्थान का प्रवेश द्वार है। इस क्षेत्र स्थान को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। धातु क्षेत्र, लकड़ी क्षेत्र, जल क्षेत्र, अग्नि क्षेत्र, पृथ्वी क्षेत्र, पवन क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, बर्फ क्षेत्र, विष क्षेत्र और यहाँ तक कि प्रकाश क्षेत्र भी। इन 11 क्षेत्रों के भीतर विभिन्न विरासत और परीक्षण हैं। यदि आप संबंधित परीक्षणों को पास करते हैं और विरासत प्राप्त करते हैं तो आपको संबंधित बिंदु पुरस्कार प्राप्त होंगे, रॉफोर्ड ने समझाया। रियलम स्पेस। वान टेंग ने एक क्षण रुककर पूछा, क्या ये 7 तारकीय अकादमियों के रियलम स्पेस के समान है? आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम 7 तारकीय अकादमियों के छात्र हो। रॉफोर्ड ने सिर हिलाया। हाँ, वे एक ही हैं। लेकिन क्या यह आभासी ब्रह्मांड नहीं है? वान टेंग थोड़ा उलझन में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप शायद नहीं जानते कि रियल्म स्पेस क्या है। रियल्म स्पेस ने हंसते हुए समझाया, रियल्म स्पेस की अवधारणा आभासी ब्रह्मांड जैसी ही है जो आध्यात्मिक स्तर पर काम करती है। यही कारण है कि आभासी ब्रह्मांड में आप सीधे रियल्म स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। आध्यात्मिक इकाई के रूप में प्रवेश करते हुए वान टेंग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसने हमेशा यह मान लिया था कि यह भौतिक शरीर प्रवेश कर रहा है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आध्यात्मिक प्रवेश होगा। ऐसा लग रहा था कि रियल्म स्पेस उसकी कल्पना से भी अधिक अजीब था। जहां तक मुझे याद है, रियल्म स्पेस का अस्तित्व बहुत पहले से है। विभिन्न गुट अलग अलग रियल्म स्पेस के प्रवेश द्वारों को नियंत्रित करते हैं। सभी युवा प्रतिभाशाली लोग प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी आयु 30,000 वर्ष से कम हो और वे शाश्वत अवस्था तक न पहुंचे हों, रॉफोर्ड ने बताया। कुछ प्रतिबंध हैं, वान टेंग ने कहा। हाँ, इन सीमाओं को पार करने का मतलब है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि सच्चे देवता भी जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते, रॉफोर्ड ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि देव स्तर के प्राणी भी बलपूर्वक अंदर नहीं घुस सकते। इन वास्तविक स्थानों का निर्माण किसने किया? वान टेंग हिल गया। मुझे नहीं मालूम, रॉफोर्ड ने भी अपना सिर हिलाया, वह भी उतना ही चिंतनशील लग रहा था। वान टेंग ने आगे कोई सवाल पूछने से बचते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ये ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को छू गया था और बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? आपको भगवान मंच की प्रतिभा का अनुबंध मिलने की खबर पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन में कुछ हद तक फैल चुकी है। कई प्रतिभाशाली लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। रॉफोर्ड कुछ हद तक खुश लग रहे थे, उन्हें संभावित नतीजों की परवाह नहीं थी। ओह, वान टेंग को आश्चर्य हुआ। क्या कुछ लोग नाराज नहीं होंगे? निस्संदेह ऐसा होगा। देव अवस्था प्रतिभा अनुबंध पाना आसान नहीं है। जहां तक मुझे पता है, शाश्वत अवस्था प्रतिभा अनुबंध वाले 3 प्रतिभाशाली लोग थे जो शुरू में देव अवस्था प्रतिभा अनुबंधों तक पहुंचने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने उन्हें हरा दिया। वे इसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि हर प्रतिभा का अपना गौरव होता है, रॉफोर्ड ने समझाया। वान टेंग ने शांति से कहा, मुझे भड़काना ठीक नहीं है। उनके अनुबंधों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपकी बातें सच न हो, रॉफोर्ड ने हंसते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे उनसे भिड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक हो? वान टेंग ने उसकी ओर देखा, वह अवाक रह गया। आपके अभिभावक के रूप में मेरी रुचियां और प्रतिष्ठा आपसे जुड़ी हुई हैं। यदि आप उन्हें पार कर सकते हैं और रियलम स्पेस में अपना नाम बना सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी कुछ प्रतिष्ठा मिलेगी, रॉफोर्ड ने हंसते हुए कहा। ऐसी स्थिति में मैं कोशिश करूंगा। आखिरकार मुझे भी तो कुछ अंक अर्जित करने हैं। वान टेंग सीधे खड़े हुए, आलसी ढंग से पैर फैलाते हुए और सहजता से कहा, मेरे पीछे आओ। रॉफोर्ड के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वह बाहर की ओर जाने लगा। एक अंतरिक्ष यान स्वचालित रूप से उड़कर आया और उसमें सवार होकर दोनों लोग कोर क्षेत्र में स्थित एक ऊंचे पहाड़ की ओर रवाना हो गए। गोल्डन ड्रैगन रेस, ब्रह्मांड में रेस की रैंकिंग। प्रवेश, अपग्रेड 1। विश्वद्वीप के मुख्य क्षेत्र में धुंध में लिपटे अनगिनत ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे जिनकी चोटियां नीचे से दिखाई नहीं दे रही थीं। इनमें से प्रत्येक पर्वत का अपना महत्व था या कोई विशिष्ट उद्देश्य था, और यहाँ तक कि शाश्वत मंच के गणमान्य व्यक्ति भी उन पर आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे।
रोफोर्ट ने वान टेंग को एक पहाड़ की ओर निर्देशित किया और एक मनोरम सिमुलेशन सक्रिय किया। उन्होंने आगे के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बताया, इस पहाड़ को रियल्म माउंटेन कहा जाता है और रियल्म स्पेस का प्रवेश द्वार इसके शिखर पर है। क्या कोई अंदर आ सकता है? वान टेंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने आगे पूछा। जो लोग विश्वद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं वे रियल्म स्पेस में प्रवेश करने के योग्य हैं। रोफोर्ट ने ठहाका लगाया। ये निश्चित रूप से स्टेलर अकादमियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। कम से कम इसमें किसी पूर्व निर्धारित परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, वान टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ टिप्पणी की। रोफोर्ट ने कहा, प्रतिभा अनुबंध प्राप्त करना अपने आप में एक परीक्षण है। स्टेलर अकादमियों को संभवतः विशिष्ट परीक्षणों की आवश्यकता होती है ना? बिल्कुल सही, वान टेंग ने सिर हिलाया। हर जगह की अपनी अलग परीक्षाएं होती हैं। उन्हें पार करके ही कोई रियल्म स्पेस में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अब तक मैं रियल्म स्पेस में प्रवेश नहीं कर पाया हूं। यह विधि स्टेलर अकादमियों के शिक्षण दर्शन के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है, रोफोर्ट ने दिलचस्पी से देखा। लेकिन आपकी वर्तमान ताकत के साथ उन परीक्षणों को पास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के प्रवेश द्वार के माध्यम से रियल्म स्पेस में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सहमत हूँ, वान टेंग ने सहमति जताई। जिस बारे में बात कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन की अन्य स्टार अकादमियों के समान ही उल्लेखनीय है। एड्स बाय पब फ्यूचर हर गुट एक समान अंक प्रणाली संचालित करता है और उनके आंतरिक परिसंचरण के भीतर ये अंक बाहरी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के अंक अन्य गुटों की तुलना में अधिक कीमती हैं, रोफोर्ट ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। मुझे पता है, एक पॉइंट को एक कैश कॉइन से बदला जा सकता है। वान टेंग को थोड़ा अविश्वास हुआ। यहाँ तक कि स्टेलर अकादमियों ने भी ऐसे खेल खेलने की हिम्मत नहीं की। वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन वास्तव में अपव्यय का प्रतीक है। हा, रोफोर्ट जोर से हंसा। यही हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का आत्मविश्वास है। वान टेंग को यह एहसास था कि रोफोर्ट शुरू से ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन की जोरदार वकालत करते रहे थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया, वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन वास्तव में प्रभावशाली था। हाँ, इस समय अंतरिक्ष यान रियल माउंटेन के ऊपर उतरा और हैच खुल गया। वान टेंग ने रोफोर्ट का पीछा किया और वे बाहर उड़ गए। बिना कोई शब्द बर्बाद किए दोनों धुंध की परतों के बीच से उड़ते हुए बिना किसी देरी के शिखर पर पहुंच गए। ये कहना जरूरी है कि चोटी वाकई बहुत ऊंची थी। वान टेंग और रोफोर्ट की गति के बावजूद उन्हें शीर्ष पर पहुंचने में थोड़ा समय लगा। शिखर पर पैर रखते ही वान टेंग को कुछ आश्चर्य हुआ। यहाँ एक विशाल मंच था और उसके ऊपर एक विशाल धूसर सफेद भंवर मंडरा रहा था। भंवर धीरे धीरे घूमता रहा, जिससे एक अजीब आभा निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर विशेषता बुलबुले। यहाँ विशेषता बुलबुले थे। हैरान हो गए न? रोफोर्ट ने अनुमान लगाया कि वान टेंग रियल्म स्पेस के विशाल प्रवेश द्वार को देखकर आश्चर्यचकित हो गया होगा और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वाकई कुछ हद तक आश्चर्यजनक है, वान टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मंच पर झांका और चारों ओर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए। अंतरिक्ष तारांकन 8-0, अंतरिक्ष तारांकन 1-2-0, समय तारांकन 15, अंतरिक्ष तारांकन 1-0-0, स्थान तारांकन 1-5-0, समय तारांकन 20, अल्पविराम, अंतरिक्ष और समय विशेषताएं। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। हालांकि जब उसने रियल्म स्पेस का प्रवेश द्वार देखा तो उसके मन में कुछ अटकलें लगी थीं, लेकिन जब उसने वास्तव में इन विशेषता बुलबुले को प्राप्त किया तो उसके चेहरे पर खुशी का एक संकेत दिखाई दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर वह इतनी जल्दी खुश नहीं हो सकता था, कहीं ऐसा न हो कि वह मुसीबत को आमंत्रित कर ले। जैसे जैसे विशेषता बुलबुले एक एक करके वान टेंग के शरीर में प्रवाहित हुए, उसके होठों का वक्र और अधिक चौड़ा होता गया। उनमें से ज्यादातर अंतरिक्ष विशेषताएं थीं, कभी कभी कुछ समय विशेषताओं के साथ मिश्रित होती थीं। फसल काफी प्रभावशाली थी। मिलान करने पर स्थान विशेषता मान 65,400 अंक तक पहुंच गया और समय विशेषता मान 1,050 अंक तक पहुंच गया। विशेषता मानों की यह मात्रा काफी थी, खासकर समय विशेषता के लिए। इससे पहले उसने एक साथ इतने सारे विशेषता मान कभी प्राप्त नहीं किए थे। समय 2910/10,000, अंतरिक्ष भौतिकी 80,100/5,00,000, 5वां रैंक। वान टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और बहुत खुश हुआ। इस बार गुण मूल्यों में वृद्धि वास्तव में महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, समय और स्थान विशेषताओं की भूमिका भी बढ़ती गई। इन दो प्रकार के विशेषता मूल्यों को थोड़ा और बड़ा पाना निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। शिखर पर मंच पर मौजूद विशेषता बुलबुले वान टेंग द्वारा पहले ही साफ कर दिए गए थे। जैसे ही वह अपनी कल्पना से बाहर आया, उसने चारों ओर देखा। इसी समय पहाड़ की तलहटी में धुंध से कई आकृतियां उभरीं और मंच पर दिखाई दीं।
ये लोग स्पष्ट रूप से अलग अलग जातियों से आए थे, जिनमें से प्रत्येक की नस्लीय विशेषताएं बहुत अलग थीं और उनसे शक्तिशाली आभा निकलती थी। इस आभासी ब्रह्मांड में भी वे सिर्फ आध्यात्मिक अवतार थे, फिर भी वे एक असाधारण उपस्थिति का अनुभव करते थे। इन लोगों ने वांग टेंग की मौजूदगी को भी महसूस किया और पाया कि वह ब्रह्मांड के मंच पर ही था। ये देखकर प्रतिभाशाली लोग वाकई हैरान रह गए और उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा। उसी समय उन्होंने रोफोर्ड की उपस्थिति भी देखी, जिससे आश्चर्य का एक और दौर शुरू हो गया। एक शाश्वत चरण शासक। यद्यपि क्षेत्र अंतरिक्ष में कई शाश्वत चरण के शासक थे, लेकिन उन्हें अन्य योद्धाओं के साथ शायद ही कभी देखा गया था। फिर भी यह शाश्वत अवस्था शासक एक ब्रह्मांड अवस्था योद्धा के साथ प्रकट हुआ। इस तरह के संयोजन ने स्वाभाविक रूप से सभी को चौंका दिया। 2. शासक रोफोर्ड। इसी समय दूर से एक गहरी आवाज गूंजी। वांग टेंग ने अपनी भौं उठाए और मुड़कर देखा तो एक मजबूत कदकाठी वाला युवक उनकी ओर बढ़ रहा था। ये व्यक्ति असाधारण रूप से लंबा था, कम से कम 7 से 8 मीटर ऊंचा, तथा उसके शरीर से भयानक आभा निकल रही थी जो दमनकारी थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके पीछे ड्रैगन की पूंछ जैसी पूंछ लटक रही थी, जिस पर सुनहरे रंग के शल्क चमक रहे थे। उन्होंने एक अजीब सुनहरा युद्ध कवच पहना था जो उनके शरीर को पूरी तरह से ढक नहीं पाया था, जिससे उनकी छाती, भुजाएं और चेहरा खुला हुआ था। ये उजागर क्षेत्र सुनहरे शल्कों से ढके हुए थे, जिससे उसे एक अलौकिक रूप मिल रहा था। ये है। वांग टेंग कुछ आश्चर्यचकित हुआ जब उसने नवागंतुक को देखा। उसने अपने अंदर से एक अनोखी आभा निकलती हुई महसूस की, जो कुछ कुछ सोलर ड्रैगन रेस और यहाँ तक कि पाका परिवार की आभा से मिलती जुलती थी। यह एडोगे है, जो गोल्डन ड्रैगन रेस का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। उसने हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से अनंत चरण शासक अनुबंध प्राप्त किया है, रोफोर्ड ने ध्वनि संचरण का उपयोग करके परिचय दिया। गोल्डन ड्रैगन रेस। वांग टेंग का दिल हिल गया। गोल्डन ड्रैगन रेस ब्रह्मांड की शीर्ष 10 शिखर दौड़ों में से एक है। ओह, आप शायद नहीं समझ पाएंगे कि शीर्ष 10 शिखर दौड़ क्या हैं। हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन ने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दौड़ों को रैंक किया है, जिसमें शीर्ष 10 शिखर दौड़ और शीर्ष 100 दौड़ शामिल हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, रोफोर्ड ने समझाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल। वांग टेंग ने पुकारा। राउंड बॉल ने तुरंत वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के बैकएंड पर जानकारी हासिल की। थोड़ी देर बाद एक गंभीर आवाज गूंजी। वांग टेंग, गोल्डन ड्रैगन रेस भी एक शक्तिशाली रेस है जिसमें असली ड्रैगन वंश है, जो ब्रह्मांड में शीर्ष 10 शिखर रेसों में शुमार है। वे सोलर ड्रैगन रेस से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वांग टेंग ने खुद से कहा, ये समझते हुए कि उसे सोलर ड्रैगन रेस और पाका परिवार के समान आभा क्यों महसूस हुई। ये पता चला कि वे सभी ड्रैगन वंश को साझा करते हैं। अगले ही पल उसकी आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। मोटा मेमना नहीं, मोटा अजगर। स्वर्ण ड्रैगन जाति के इस चमत्कार से मूल्यवान ऊन अवश्य प्राप्त होगी। उनके सच्चे ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को एक वास्तविक सच्चे ड्रैगन बैटल फिजिक में विकसित होने के लिए विभिन्न ड्रैगन वंश संवर्धनों की आवश्यकता थी, और गोल्डन ड्रैगन रेस पूरी तरह से इसके लिए उपयुक्त प्रतीत हुई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन ड्रैगन रेस ब्रह्मांड की शीर्ष 10 शिखर दौड़ों में से एक होगी। वांग टेंग ने वास्तव में आश्चर्यचकित होकर कहा। उनका सामना हेशान रॉयल कबीले से हुआ था, जो शीर्ष 10 में 8वें स्थान पर था, और ईमानदारी से कहें तो वह कुछ हद तक निराश थे। वे बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। अब गोल्डन ड्रैगन रेस का सामना करते हुए उसने सोचा कि वे कैसे होंगे। राउंड बॉल ने बताया, जिस हेशान रॉयल कबीले से हमने पहले मुलाकात की थी वह 8वें स्थान पर है, जबकि गोल्डन ड्रैगन रेस 10वें स्थान पर है। गोल्डन ड्रैगन रेस का दर्जा हेशान रॉयल कबीले से भी नीचे है। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। राउंड बॉल ने एक बात छोड़ दी। अगर वांग टेंग की प्रतिभा इतनी असाधारण नहीं होती तो हेशान रॉयल कबीले के युवाओं को इतनी बुरी तरह से कैसे हराया जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, राउंड बॉल ने वांग टेंग के विचारों का अनुमान लगा लिया और समझाया, हेशान रॉयल कबीले को कम मत समझो। वे बहुत शक्तिशाली हैं, कुल मिलाकर गोल्डन ड्रैगन रेस से कहीं अधिक मजबूत हैं। इसके अलावा हेशान रॉयल कबीला गोल्डन ड्रैगन रेस से भी अधिक रहस्यमय है। उनकी प्रतिभाएं अनोखी हैं और उन्हें समझना मुश्किल है। राउंड बॉल ने एक बात छोड़ दी। अगर वांग टेंग की प्रतिभा इतनी असाधारण नहीं होती तो हेशान रॉयल कबीले के युवाओं को इतनी बुरी तरह से कैसे हराया जा सकता था। वांग टेंग के पास पहले से ही ब्रह्मांड की शीर्ष 10 शीर्ष जातियों के बराबर या उनसे भी अधिक प्रतिभाएं मौजूद थीं, लेकिन इन प्रतिभाओं की एक विशेषता थी कि इन्हें दोहराया नहीं जा सकता था। ब्रह्मांड की शीर्ष 10 शिखर जातियों के विपरीत, जिनकी प्रतिभा रक्त रेखाओं के माध्यम से प्रसारित हुई और अंततः ब्रह्मांड में भयानक जातियों के रूप में विकसित हुई। वांग टेंग को अचानक याद आया कि 5वीं रैंक पर पहुंचने के बाद हीशान शाही कबीले के हीशान सम्राट फिजिक में भी प्रतिभाओं को जब्त करने की अद्भुत क्षमता थी।
इस संबंध में वे वास्तव में अधिक दुर्जेय थे। हेईशान रॉयल कबीले के युवाओं ने उन्हें बहुत मजबूत नहीं होने का एहसास दिलाया, जो कि ज़्यादातर बाहरी ताकतों पर निर्भर थे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने कोई शक्तिशाली प्रतिभा हासिल नहीं की थी। अगर वह एक शक्तिशाली प्रतिभा को जब्त करने और अपने हेईशान सम्राट काया के साथ इसे संयोजित करने में कामयाब हो जाता, तो उनकी ताकत गुणात्मक रूप से बढ़ जाती और वास्तव में दुर्जेय बन जाती। राउंड बॉल ने टिप्पणी की, बेशक ये तय करना मुश्किल है कि कुछ दृष्टिकोणों से कौन मजबूत या कमजोर है। गोल्डन ड्रैगन रेस के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में असाधारण ताकत और प्रतिभा है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वान टेंग ने सिर हिलाया, अपने सामने गोल्डन ड्रैगन रेस के चमत्कार को देखते हुए। अपनी शक्ति के स्वर्ग स्तर तक पहुंचने के साथ इस चमत्कार ने उसे जो अनुभूति दी वह कुछ ब्रह्मांड चरण विशेषज्ञों से भी अधिक मजबूत थी। अगर वह इस व्यक्ति से भिड़ता तो परिणाम अनिश्चित होता। वैसे सौ ड्रैगन जाति की रैंक क्या है? वान टेंग ने पूछा। सोलर ड्रैगन रेस ब्रह्मांड की शीर्ष 100 रेसों में 17वें स्थान पर है। राउंड बॉल ने उत्तर दिया। 17वां, ये भी काफी मजबूत लग रहा है, वान टेंग ने धीरे से कहा। ये पहले से ही बहुत मजबूत है, आप जानते हैं, राउंड बॉल ने झल्लाहट के साथ जवाब दिया। रोफोर्ट, आपने बताया कि उसके पास एक शाश्वत स्टेज प्रोडिजी अनुबंध है। क्या वह उन 3 प्रतिभाओं में से एक हो सकता है जिन्हें मैंने विस्थापित किया है? वान टेंग को अचानक एहसास हुआ और उसने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। सही है, वह उनमें से एक है, रोफोर्ट ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि उसे गोल्डन ड्रैगन रेस के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से यहाँ मिलना काफी दिलचस्प लगा। शानदार! वान टेंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं, वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। तुमने क्या कहा? रोफोर्ट हैरान था, लगभग सोच रहा था कि उसने गलत सुना है। उसे उम्मीद थी कि वान टेंग कुछ दबाव महसूस करेगा, ये देखते हुए कि एडोगे ने पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन में प्रवेश किया था और पहले ही स्वर्ग के चरण में पहुंच चुका था। हालांकि वान टेंग अप्रत्याशित रूप से उत्साहित लग रहा था। कुछ गड़बड़ थी। ये कुछ भी नहीं है। मेरी एक आदत है, आप देखिए, जब भी मैं किसी विलक्षण प्रतिभा को देखता हूं तो मैं उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाता, वान टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। गोल बॉल ने अपनी आंखें घुमाईं। रोफोर्ट भी अवाक रह गए, उन्हें लगा कि स्थिति कुछ अप्रत्याशित थी। गोल्डन ड्रैगन रेस का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके पास आया। अपने विशाल कद के बावजूद, जो एक छोटे पहाड़ जैसा था, उसने रोफोर्ट से मिलते ही आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। उनके पास एक शाश्वत अवस्था शासक प्रतिभा अनुबंध था, लेकिन उनके और एक सच्चे शाश्वत अवस्था शासक के बीच अभी भी स्थिति में अंतर था। केवल वान टेंग, जिसके पास देवचरणीय विलक्षण अनुबंध था, को ही स्थिति की दृष्टि से शाश्वत चरणीय शासक के समकक्ष माना जा सकता था। रोफोर्ट ने हल्का सा सिर हिलाया। शासक रोफोर्ट, ये कौन है? एडेहोगे ने सीधा होकर अपनी नज़र वान टेंग पर डाली और पूछा। उसने शुरू में वान टेंग पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं और कुछ बातों का पहले ही अनुमान लगा लिया था। रोफोर्ट ने वान टेंग की ओर देखा। मैं वान टेंग हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम ही हो जिसने देव स्तर की प्रतिभा का अनुबंध प्राप्त किया था। एडेहोगे की नज़र थोड़ी सिकुड़ गई और उसने वान टेंग को घूरते हुए पूछा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या वह ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा वही है जिसने देव स्तर का कौतुक अनुबंध प्राप्त किया है? दूर खड़े प्रतिभाशाली योद्धा आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे तब अचंभित रह गए जब देव अवस्था प्रतिभा अनुबंध का मालिक उनके सामने प्रकट हुआ। कई लोगों को अचानक यह एहसास हुआ कि एक शाश्वत स्तर का शासक एक ब्रह्मांड स्तर के योद्धा के साथ क्यों होगा। स्पष्ट रूप से वह एक रक्षक था। एक क्षण में ही भीड़ के भाव जटिल हो गए, उनके चेहरों पर ईर्ष्या और आक्रोश का दुर्लभ मिश्रण झलकने लगा। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन द्वारा अवशोषित इन प्रतिभाओं के लिए वे आमतौर पर दूसरों से ईर्ष्या या नाराजगी नहीं करते। यह आमतौर पर दूसरे लोग थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे और उनसे नाराजगी जताते थे। लेकिन अब एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है जिसके पास भगवान के स्तर का प्रतिभाशाली अनुबंध है। वे ईर्ष्या और नाराजगी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि किसी और का नाम वान टेंग नहीं है तो मुझे लगता है कि वह मेरा ही नाम होगा। वान टेंग ने अपने सामने खड़े गोल्डन ड्रैगन प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर देखा और सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक था जिसने देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध प्राप्त किया था। आज मैं अंततः आपसे मिला। एडहोग ने पूछा, क्या आप रियलम स्पेस में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं? हाँ, वान टेंग ने उत्तर दिया। ब्रह्मांड स्तर की ताकत के साथ रियलम स्पेस में प्रवेश करने पर आपको असाधारण विरासतें प्राप्त होने की संभावना नहीं है। आप बहुत उत्सुक हैं, एडहोग ने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह सलाह दी। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, वान टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। एडेहोगे ने वान टेंग की ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि देव स्तर के प्रतिभाशाली अनुबंध का धारक मुझे निराश नहीं करेगा। क्या आप अनिच्छुक हैं?
वान टेंग ने उसे अनदेखा किया और अचानक पूछा। स्वूश। एडेहोगे का पहले से शांत चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वान टेंग को घूरते हुए उसकी नज़रें तेज हो गईं। क्या ये बच्चा उसे उकसा रहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रोफोर्ड ने भी आश्चर्य से वान टेंग की ओर देखा। जहां तक वह जानता था, वान टेंग दूसरों को यूं ही भड़काने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जानबूझकर एडहोगे को क्यों भड़काएगा? क्या उसने उसे गलत समझा था? दिलचस्प। उसे एहसास हुआ कि वान टेंग के साथ बिताया गया उसका समय अभी भी बहुत कम था और शायद वह वान टेंग को सही मायने में समझ नहीं पाया था। उस स्थिति में आगे के रास्ते की रक्षा करने की यात्रा काफ़ी दिलचस्प होनी चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वान टेंग परेशानी खड़ी कर देगा। इसके विपरीत उसे उम्मीद थी कि वह और भी परेशानी खड़ी कर देगा। उनके अनुभव से पता चलता है कि केवल प्रतिभाशाली लोगों का ही भविष्य होता है जो परेशानी पैदा करते हैं। जो लोग परेशानी पैदा नहीं करते, वे अंततः गुमनामी में खो जाते हैं। इसके अलावा उनका मानना था कि अपनी शाश्वत अवस्था शासक शक्ति के साथ वे वान टेंग द्वारा पैदा की गई किसी भी परेशानी से निपट सकते हैं। आखिरकार वह सच्चे ईश्वर के अस्तित्व के साथ परेशानी तो पैदा नहीं कर सकता था, है ना? रोफोर्ड हल्के से मुस्कुराया। उसे उसके विचार मज़ेदार लगे। एक सच्चा देवता वान टेंग जैसे ब्रह्मांड मंच के योद्धा के खिलाफ कदम उठाने के बारे में भी नहीं सोचेगा। यह उनके लिए सार्थक नहीं होगा। उनके आसपास के प्रतिभाशाली योद्धा भी हैरान थे। वे एडेहोगे को उकसाने के लिए वान टेंग की हिम्मत पर आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि वान टेंग के पास देव स्तर का कौतुक अनुबंध था, लेकिन उसकी ताकत अभी ब्रह्मांड स्तर पर ही थी और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा एडहोगे को अभी भड़काना ना समझी थी। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप रियलम स्पेस में मुझसे न मिलें, एडेहोगे ने हल्के से हंसते हुए कहा। अब वान टेंग की तरफ नहीं देखा। वह अपने उकसावे को खारिज करते हुए रियलम स्पेस को संबोधित करते हुए बोला, शासक रोफोर्ड, मैं पहले रियलम स्पेस में प्रवेश करूंगा। बहुत अच्छा। रोफोर्ड ने सिर हिलाया। एडेहोग मुड़ा और रियलम स्पेस के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया और एक पल में सभी की नज़रों से ओझल हो गया। वान टेंग, आप वास्तव में जानते हैं कि प्रवेश कैसे करना है और आते ही गोल्डन ड्रैगन रेस की प्रतिभा को कैसे उकसाना है? राउंड बॉल ने अवाक होकर कहा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वह शुरू से ही मेरे प्रति दोस्ताना व्यवहार नहीं रखता था, वान टेंग ने शांति से कहा। अगर कोई दुश्मनी के साथ आता तो वह उन्हें उकसाता नहीं। ज्यादा से ज्यादा वह उनसे भिड़ने का मौका ढूंढता और कुछ फायदा उठाता। लेकिन एडहोगे स्पष्ट रूप से दोस्ताना नहीं था। वह अपने मार्गदर्शन के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति का रवैया अपनाता था और साथ ही प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश भी करता था। वान टेंग सिर्फ चुपचाप बैठकर